हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। एस्पिरेंट, आज हम क्लास 12 हिस्ट्री जिसका पार्ट नंबर 1 कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ हमें जाति वर्ग इन चीजों के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, तो उसे देखना है हमें। ठीक है, और इस चैप्टर में जो खास तौर पर आपको देखना है ना, तो इस चैप्टर में महाभारत से तुलना की गई है। ठीक है, जैसे महाभारत में कैसे थे और उनका अध्ययन करके जब इस चैप्टर में उस चीज का निचोड़ डाला गया है। ठीक है, तो महाभारत तो इसमें हमें उस पढ़नी नहीं है। ठीक है, बट जो हमारे काम की चीजें हमें उसमें पढ़नी है, जैसे कि अब तक हम उन दोनों चैप्टरों को करके आए थे, जैसे चैप्टर 1 पढ़ा था हमने और चैप्टर 2। ठीक है, तो इसी प्रकार आज हमें अपना ये भी चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, तो जैसे यहाँ महाभारत का ये सब हमारे काम का तो बिल्कुल है नहीं। ठीक है, और देख सकते हो आप इसमें मतलब इस चैप्टर में हमारे काम का बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत कम इम्पोर्टेंट है। आपके इसके नोट्स हो सकता है आधे पेज पर ही आप इसके अपने नोट्स बना लो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि शायद कुछ वजह होगी जिसकी वजह से ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जा रहा है या कुछ। ठीक है, तो देखो, अगर आपको YouTube पे कहीं और ढूंढना है तो ये चैप्टर हो सकता है 2 घंटे में भी कवर कराया गया हो। ठीक है, बट उस चीज का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इस चीज में हमारी कोई काम की चीज नहीं है। क्योंकि जो ये 12th की एनसीईआरटी है ये हमारी यूपीएससी का सिलेबस नहीं है। ठीक है, तो ये जो 12th की आपकी एनसीईआरटी है ना, ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बनाई गई है। ठीक है, हमारी यूपीएससी के हिसाब से नहीं बनाई गई, बट इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे लिए काम आ सकते हैं और यूपीएससी में जिनसे कुछ सहायता हो सकती है। ठीक है, तो केवल वही पॉइंट्स देखने हैं हमें। ठीक है, बाकी उधर उधर हमारा कोई काम का नहीं है, उसे हमें छेड़ना नहीं है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि पूरी क्यों नहीं पढ़ाई। ठीक है, उससे बस टाइम ही बर्बाद होगा आपका और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो आप इस पहले चैप्टर इस पेज पर तो आपका बिल्कुल भी कुछ काम का है नहीं, तो इसलिए इसको हम बिल्कुल भी पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, और दूसरे चैप्टर पे चलते हैं जहां महाभारत के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा काम का नहीं। ठीक है, अब यहां से हमारा काम का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने पॉइंट में डाल देना है शब्द। जब आप अपने नोट्स बना रहे होगे तो वहां लिख देना है आपको नोट्स में पहला पॉइंट कुल। ठीक है, और कुल के आगे लिख लेना है परिवार। ठीक है, वो परिवार भी हो सकता है या जाति भी। ठीक है, उसी चीज को क्या बोलते हैं, कुल। ठीक है, तो इस प्रकार आपको अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, फिर और यहाँ जो साइड में आप देख रहे होंगे जो ये थ्योरिकल है, तो यहाँ आपका कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो ये सब वेस्ट है, ये आपका कुछ काम का है नहीं। ठीक है, अब फिर आगे आपको अपने नोट्स में डालना है, क्या हेडिंग डालना है, पितृ वंशिकता। तो ये आपको फिर आगे अपनी हेडिंग डालनी है। ठीक है, इस प्रकार ही आपको अपनी नोट्स बनानी है। ठीक है, तो इसमें क्या डालना है आपको, तो वह परंपरा जो पिता के पुत्र फिर पौत्र। ठीक है, इन सब से कहने का मतलब पिता सतात्मक। ठीक है, मतलब पिता पर आधारित हो। ठीक है, और दूसरा दे रखा है इसमें शब्द मातृवंशिकता। ठीक है, जिसमें मतलब माता से जुड़ी परंपराएं हों। ठीक है, तो इस प्रकार का ये मतलब था। ठीक है, और आपने ये तीनों पॉइंट अपने नोट्स कर लिए होंगे। ठीक है, तो साथ ही आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इन चीज का ये तो फायदा है। ओके, फिर अपना कोई यहाँ काम का है नहीं बिल्कुल भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जान पूछ के भागा जा रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ कुछ काम का है नहीं तो पढ़ने से इन चीज को क्या फायदा। ठीक है, नहीं बनने के लिए तो 2 घंटे के लिए लेक्चर हो सकता था, बट इसमें कुछ काम का नहीं है। अब फिर आपका काम का आ जाता है, इसे देखते हैं, ये आपका थोड़ा काम का है। ठीक है, तो फिर आपको अपने नोट्सों में डालना है विवाह के प्रकार। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ लिखोगे, नोट्स बनाना सीख सकते हो बिल्कुल, जैसे विवाह के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ अपने नोट्स इस प्रकार बना सकते हो। ठीक है, तो पहला लिखना है आपको अंत्य विवाह। ठीक है, यहाँ डाल देना, 1 मिनट, अंत्य विवाह। ठीक, और दूसरा लिखना है बाह्य विवाह। ठीक है, तो इस प्रकार आपने ये डाल दी। अब इनके नीचे आपको पॉइंट नोट करते जाना है। अंतर विवाह क्या होते हैं, वैवाहिक संबंध समूह के माध्यम ही होंगे। यह समूह का गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक स्थान पर बसे रहने वाले। ठीक है,
तो अंत विवाह का मतलब होता है मतलब एक ही गोत्र में, ठीक है, ये सब समझ सकते हो। जैसे कि सभी के गोत्र होते हैं, तो आपने अपने घर में जो शादी होती है उनमें भी सुना होगा, ठीक है। लगभग ये होता है जैसे कि गोत्र नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो बट जो अंत्य विवाह होते हैं उनमें गोत्र समान होने चाहिए, ठीक है। और जो आपका दूसरे प्रकार का विवाह होता है वो होता है वही विवाह, ठीक है। तो ये गोत्र से बाहर होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब अपने स्वयं के गोत्र में नहीं होता, गोत्र से बाहर होता है। जैसा कि आप अपने मम्मी पापा के गोत्रों के बारे में भी जानते होगे, मम्मी का अलग होता है और पिता का अलग, ठीक है। तो दो प्रकार आप इन चीजों को डाल सकते हो, ठीक है। तो फिर एक पॉइंट है, नोट करना चाहो तो कर सकते हो, बहुपत्नी प्रथा, यानी कि पुरुष की अनेक पत्नियां, ठीक है। तो ये आप 3 पॉइंट यहां से नोट अपने कर सकते हो, ठीक है। आगे इसमें कुछ काम का हमारे लिए है नहीं, तो चलते हैं आगे। तो आगे बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, जो विवाह के प्रकार हैं वे 8 प्रकार के होते हैं और वो मनुस्मृति में लिखे गए हैं, ठीक है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन है, तो 8 प्रकार का, बस ये आपको अपना लाइन नोट कर लेनी है, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हमारे काम के बिल्कुल कुछ है नहीं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। सातवाहन राजा बहुपत्नी प्रथा, ठीक है। तो आपको क्या हेडिंग डालनी है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको हेडिंग डालनी है अपने नोट्स में, बहुपत्नी प्रथा तो किसने शुरू की गई थी, ठीक है। तो आगे लिख देना आपको सातवाहन द्वारा, ठीक है। तो सातवाहन द्वारा यह प्रथा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो आपको बस ऐसे ही अपने नोट्स बनाने बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, ठीक है, और ज्यादा इसके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है। और इनकी क्या वो थी, सब पॉइंट डाल के आपको लिखना है, वही विवाह पद्धति के नियम के विरुद्ध थे, ठीक है। ये वही विवाह जो पद्धति थी उसके ये विरुद्ध थे, मतलब ये अलग अलग गोत्रों में शादी करने से मना करते थे, ठीक है। ये चाहते थे कि दोनों लड़के लड़कों का सेम गोत्र हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, तो यहाँ भी आपका ये कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आपका ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया नोट करना है आपको। तो हेडिंग डालनी है आपको, ए क्षत्रिय राजा, ठीक है। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, या आपने वेदों में भी पढ़ा होगा, जो जो ब्राह्मण होते थे वो पूजा पाठ करते थे, क्षत्रिय युद्ध वगैरह लड़ते थे, तो चारों वर्णों के बारे में पढ़ा है। शास्त्रों के अनुसार मतलब जो क्षत्रिय होगा केवल उसे राजा का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। बट मौर्य वंश में हम देखते हैं तो अलग अलग कहावतें हैं। जो मौर्य वंश थे जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, तो बौद्ध ग्रंथों में यह लिखा गया है कि वे क्षत्रिय थे। कौन, मौर्य वंश क्षत्रिय से रिलेटेड थे, ठीक है। और अगर ब्राह्मण साथ में देखा जाए तो उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, ठीक है। और शुंग कवर्ण जो कि मौर्य के उत्तराधिकारी थे, क्यों मौर्यों के बाद में आए थे, ठीक है। और ये ब्राह्मण थे, ठीक है। तो इन चीजों को, 3 चीजों को आप बिल्कुल समझ जाए, ठीक है। अगर बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से देखा जाए तो जो मौर्य थे वो क्षत्रिय थे, और अगर ब्राह्मणों के हिसाब से देखा जाए तो मौर्य निम्न कुल के थे, ठीक है। और जो फिर मौर्य काल की बाद में शाखाएं आती हैं जैसे शुंग, कवक, ठीक है, और ये ब्राह्मण थे, ठीक है। तो आगे एक पॉइंट और दिया गया है, शक जो मध्य एशिया से भारत आए थे, ब्राह्मण इन्हें जैसे मलेच, बर्बर अथवा इन नामों से जानते थे, क्योंकि ये मध्य एशिया से आए थे ना, ये हमारे भारत के नहीं थे, इसलिए इन्हें जानते थे, ठीक है। ये नोट्स आपने बिल्कुल कर लिया होगा, ठीक है। ओके, तो अब जो अब हम पढ़ रहे हैं तो उसकी बेनिफिट ये भी हो रहा है कि हम स्वयं के नोट्स बनाने सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब स्वयं पे डिपेंडेंट होना सीखना है, ठीक है। आगे देखना है, फिर आगे आता है फिर आपका आरंभिक अभिलेख। आरंभिक अभिलेख में एक प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन सरोवर जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, वो सुदर्शन झील थी जो कल आपने पढ़ा था, तो उनके बारे में यहाँ बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हमारे यहाँ काम का कुछ है नहीं।
तो स्टूडेंट देख सकते हो हमारे काम का वैसे इस चैप्टर में यही था, ठीक है, जो अभी नोट करवाया था ये आप देख सकते हो, ठीक है। इससे अलावा हमारे इस चैप्टर में हमारे कुछ काम का बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है। ओके, तो और मुझे उम्मीद है कि आपने जो आपके नोट्स आए होंगे ना वो आधे पेज पर ही आ गए होंगे, ठीक है, पूरे पेज पर भी नहीं आए होंगे इसके नोट, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं। और आपको नोट्स अगर हमारे चाहिए तो ये तो टेलीग्राम पर मिल ही जाते हैं जब बुक कंप्लीट करा दी जाती है। कल एक चैप्टर और आए, उसके बाद ये आपकी किताब बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर अपना इसका पार्ट 2 चालू करेंगे जिसमें मध्यकालीन भारत है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि जानबूझ के छोड़ा गया है या फिर, ठीक है, तो फायदा उसका कुछ नहीं था। मैंने आपको अभी भी बताया यूट्यूब पर इस चैप्टर की 2-2 घंटे की वीडियो पड़ी है, उनसे कुछ बेनिफिट होगा नहीं। और मतलब उनमें प्रत्येक एवरी लाइन नोट कराई गई है जो कि कुछ हमारे काम की नहीं है, ठीक है। तो इस चीज से आप बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। और कुछ शब्दावली है जो आप इनमें नोट्स कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा कि देखना है लगभग 500 ईस्वी पूर्व परिणीय संस्कृत व्याकरण, ठीक है। और 500 से 1000 ईस्वी पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, ठीक है। और फिर आपका 200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व मनु स्मृति, ओके। और लगभग 100 ईस्वी चरक, ठीक है। तो इन शब्दावली को आप अपने नोट्स कर लेना, ये आपकी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कुछ काम का था नहीं, आपने नोट्स बना लिए होंगे और कंटिन्यू इन्हें रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।